द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ मौजूद हैं राजा कैसर अहमद साहब। ही इज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एट कायदे आजम यूनिवर्सिटी, लेकिन इस वक्त ये इंग्लैंड में हैं एक फेलोशिप पे। और उनके साथ मौजूद हैं सुशील पंडित जी। ही इज अ वेल नोन कश्मीरी पंडित एंड अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। जावेद इनायत भी शायद हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर सकें। राजा साहब, पिछले दिनों बहुत टेंशन देखी हमने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि यहाँ पे जो लास्टिंग पीस है ना, वो कश्मीर के रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। तो आपके ख्याल में क्या है रियलिस्टिक सोल्यूशन कश्मीर के इशू का? आइडियल सोल्यूशन तो बहुत से मैंने सुने हैं, मसलन वो कहते हैं जी इंडिया भी छोड़ दे, पाकिस्तान भी छोड़ दे, उसका शायद 1% भी चांस नहीं है। तो रियलिस्टिकली क्या है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्टेटस को एक्सेप्ट करना ही एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, रियलिस्टिक सोल्यूशन है। और ये वो सोल्यूशन है जो हमारे एक वेल नोन जर्नलिस्ट थे एमबी नकवी, उन्होंने दिया था 1988 में जुलाई में हेरल्ड में। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आई थिंक इट वाज इंटाइटल्ड द बेस्ट ऑफ एनिमीज। उसमें उन्होंने कहा कि हमने 65 में कश्मीर हासिल करने के लिए जंग करके देख ली, लेकिन हम उसमें नाकाम रहे, तो हमें ये रियलाइजेशन हो जानी चाहिए थी कि इनफ इज इनफ, वी शुड हैव मूव्ड ऑन, और स्टेटस को हम एक्सेप्ट कर लेते। शाही साहब से एज अ स्टूडेंट मैं मिला, मैं भी कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा एंड आई आल्सो स्टडीड इंटरनेशनल रिलेशंस देयर। तो आगा शाही साहब ने से मैंने ये बात की तो कहने लगे कि एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन ये बात पंजाबियों को कौन समझाएगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नकवी साहब ने कोई गलत बात की है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पंजाबियों को कौन समझाएगा। तो असल मसला क्या पंजाबियों को समझाने का है? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, और बड़ा डिटेल्ड और आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र से देखूंगा। शायद आपने चूंकि मेरे से रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव पूछा है, लेकिन चूंकि माई सेल्फ फेलिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो मेरी शायद एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट भी है इस कॉज के साथ। तो शायद मेरा जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। देखिए, ये जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी ज्यादती तो हम इसको डिस्प्यूट कर देते हैं। ये डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट की जो वर्ड है, इसकी एक टेरिटोरियल कॉनोटेशन है। कश्मीर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट है, और ये एक मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट है, और इस कॉन्फ्लिक्ट की जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। इसकी जेंडर डायमेंशंस हैं, इसकी ह्यूमन राइट्स के हवाले से इसकी एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग जो इसकी एक डायमेंशन है। फिर इसके अलावा बिसाइड्स दैट, ये 25 मिलियन कश्मीरियों के इज्जत और वकार और डिग्निटी के साथ रहने के हक का मसला है। ये और ये हक जो है, ये किसी मेरी या आपकी डिमांड नहीं है। ये यूएन के चार्टर में इंश्राइंड है। दुनिया की जितनी जो इस टाइम पे सिविलाइज्ड जो नेशंस हैं, वो इस राइट को एक्सीड करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। और जो सब जो कश्मीर की जो रेजिस्टेंस की जो डायनामिक्स हैं, वो आज की नहीं है। ये बड़ी बात सिग्निफिकेंट है कि आप देखिए कि 1339 से लेकर 1586 तक, सिर्फ इस पीरियड को अगर निकाल दें, तो कश्मीर हैज ऑलवेज रिमेन्ड अंडर सब्जुगेशन। ये दुनिया की तारीख की सबसे लंबी रेजिस्टेंस मूवमेंट है। क्यों? कि ये राइट टू रूल की मूवमेंट है, ये कश्मीरीज की राइट टू लिव विद डिग्निटी की मूवमेंट है। और मेरा ख्याल है कि बड़ा इनसेंसिटिव स्टैंड पॉइंट होगा कि हम कहें कि जी इसको तकसीम कर दें, इसको आधा दे दें, स्टेटस को मान लें, यूं कर लें। मेरा ख्याल है कि देखिए, इसका जो सोल्यूशन है वो उसी यूएन की रेजोल्यूशंस में है कि आपने विल ऑफ कश्मीरीज को अपहोल्ड करना है। जो उनकी विल होगी उसने डिसाइड करना है। यही चीज, और ये पाकिस्तान के आइन भी कश्मीरियों को, ये आर्टिकल 57 जो है, सॉरी 257, वो कश्मीरियों को ये हक देता है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। जो आर्टिकल 370 था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने भी कश्मीरीज को जो स्पेशल स्टेटस दिया था, वो फॉर सम रीजन दिया था।
तो इसलिए ये कहना कि ये इसका कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल लिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव स्टैंड पॉइंट होगा। मेरा ख्याल है कि इसको लेट कश्मीरीज डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, लेट कश्मीरीज स्पीक फॉर देमसेल्व्स, this they have right to live with dignity, or this is how I see it, sir. जी राजा साहब, बात ये है ना कि हम रियलिस्टिकली अगर देखें कि ये जो मौजूदा मूवमेंट है ये 89 में शुरू हुई, क्या हमें उसका तनकीदी जायजा लेना चाहिए कि व्हाई हैज इट फेल्ड टू डिलीवर, और उसका तनकीदी जायजा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं लिया जाता। तो आप सुशील जी क्या कहते हैं? राजा साहब की बातें आपने सुनी। हाँ, बहुत दिलचस्प तरीका है देखने का इस पूरे इशू को, विषय को। मैं गौर से सुन रहा था, इन्होंने कहा कि 1339 से 1586 तक कश्मीर किसी गुलामी में नहीं रहा। तो ये तारीख 1339 से कैसे शुरू होती है? उससे पहले भी कश्मीर गुलामी में था क्या? कश्मीर की तारीख 1339 से तो शुरू नहीं होती, और 1339 में जो वहां हुक्मरान आया वो तो कश्मीरी था भी नहीं। वो तो कश्मीरी बोलता भी नहीं था, वो तो पंजाबी भी नहीं बोलता था। वो वहां पर एक मुहाजिर के तौर पर आया, उसको वहां पनाह मिली। वो मुश्किल से 20 साल पहले वहां आया था, और जब वहां एक सियासी उथल पुथल का दौर आया तो उसमें आपसी कलह के कारण, आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ रंजिश थी, उसके कारण एक बाहर से आए हुए आदमी को कि मैं तुझे नहीं बनने दूंगा, तू मुझे नहीं बनने देगा, तो जो बाहर से आया है उसको कुछ देर के लिए राजा बना दिया जाए, और उसका जो, जिसको ताजपोशी कहते हैं उर्दू में, हिंदी संस्कृत में राज्याभिषेक कहते हैं, तिलक लगाकर मंत्रोच्चार के साथ, जो हमारे रस्मी रिवायत थे हिंदू, उसके साथ उसको वहां बिठाया गया। और उसके बाद उसने जब वहां पर तशद्दुद शुरू किया, क्योंकि वो बाहर से आया था, तो उसने बाहर से मिशनरीज को बुलाना शुरू किया। ईरान से मिशनरीज को बुलाया, वहां बड़े पैमाने पर लोगों को इस्लाम की दावत दी जाए, उनको इस्लाम में बुलाया जाए, वो नहीं आए तो उन्हें मारा जाए, पीटा जाए, लूटा जाए, इसका दौर शुरू हुआ। मंदिरों को तोड़ने का और लूटने का दौर शुरू हुआ। और उसी का पोता सिकंदर बुतशिकन, उसने इतना कोहराम मचाया कि 1405 तक आते आते कश्मीर से हिंदुओं का पहला बड़ा जलावतनी शुरू हुई। हम उसको अपना पहला एक्सोडस मानते हैं कि आप कुफार हैं, हमारे नजदीक आपकी हैसियत या तो जिम्मी बन के रहने की है, जजिया वसूल कर आपसे यहां पर रहने की इजाजत होगी, वरना आप या तो मर जाइए या चले जाइए, भाग जाइए जान बचाकर, या इस्लाम कबूल कर लीजिए। इन तीनों के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दौर शुरू होता है कश्मीर में कत्लो गारत का। और इसके बाद चक आते हैं। ये चक भी स्कर्दू के आसपास की एक कबीला था, जिसको संस्कृत में चक्र कहते हैं। ईरान से ही एक शमसुद्दीन अराकी, एक शिया मिशनरी आया, उसने उनको मुसलमान बनाया, लश्कर लेकर जाता था, मारता था, पीटता था। पूरी हिस्ट्री दर्ज है। और ये सिर्फ राज तरंगिनी, जो कश्मीर के क्रॉनिकल्स हैं संस्कृत में, उसमें नहीं है। जो पर्शियन हिस्टोरियंस आए हैं, मैं आपको 2 टेक्स्ट देता हूं, तौफतुल अहबाब और बहरिस्तान शाही, इनका अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ है। ये पर्शियन हिस्टोरियंस ने लिखी हैं कि वहां क्या कत्लो गारत हुई है, वहां क्या हंगामा मचा है।
और कैसे कैसे कितनी बार लोगों को जलावतनी झेलनी पड़ी। तो मैं इस बात को बड़ा दिलचस्प मानता हूं कि आप तारीख 1339 से शुरू करते हैं। 1339 से पहले जैसे जाहिलिया था, कोई था ही नहीं, कुछ नहीं था, पानी था। कश्मीर में आज भी उस कल्चर के 600 साल की मार के बाद भी उस कल्चर के अवशेष हैं, उसके उसके चिन्ह हैं, उसके निशान हैं, उसके टूटे हुए मंदिर हैं, आज भी वो पुरानी इमारतें हैं, वो खंडर हैं। और आज भी वहां पर उस पुरानी रिवायत को चलाने वाला, इतनी मार के बाद भी, हम लोगों की जलावतनी तो 1990 में हुई, वो हमारी 7वां एक्सोडस था हिंदुओं का कश्मीर से, 7वां। औरंगजेब के समय में भी, और ये बात है 1671 की, वहां पर सूबेदार था, मुगल सूबेदार था इफ्तिखार खान। उसने एक और दौर चलाया कत्लो गारत का। तो सिख गुरुओं में जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, वो हमारी ढाल बने। उनका सिर लिया गया दिल्ली में। उन्होंने कहा था कि जाओ इफ्तिखार खान को कह दो कि अगर आप हमारे गुरु को इस्लाम की दावत मनवा दोगे तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। उसने ढाल बन गया वो हमारी। और 3 दिन तक उसका इतना, उस पर इतनी तशद्दुद हुई, उसके शिष्यों पर, उस पर। बाद में उसका सिर काट लिया गया। और उसके बाद जो 10वें गुरु थे, उन्होंने सिख तैयार किए, खालसा तैयार किए, फौज तैयार की। उन्होंने कहा सिर्फ अब सूफियाना कलाम से, अच्छी अच्छी बातों से, हाथ जोड़ने से, पूजा से बात नहीं बनेगी, लोहा लेना पड़ेगा। तो एक सिख फौज तैयार हुई हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। तो ये एक पुराना दौर चला आ रहा है। अच्छी बात है आप ह्यूमन राइट्स की बात करें, अच्छी बात है आप वकार की बात करें, इज्जत की बात करें, अच्छी बात है। लेकिन वो बात 1339 से शुरू हो, ये बड़ी दिलचस्प बात। चौधरी साहब इजाजत हो तो मैं जी जवाब देना चाहूँ। सुशील जी, आपने शायद मेरे पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट को होल ऑफ द आर्ग्यूमेंट ले लिया। मेरी और इस बात करने का कतन मकसद कोई कम्युनल प्रीटेक्स्ट नहीं था, और ना ही मैंने एक जनरल बात ये की कि कश्मीरीज हैव राइट टू रूल देमसेल्व्स लाइक अदर नेशंस, लाइक ऑल अदर सिविलाइज्ड नेशंस, दे हैव राइट टू रूल देमसेल्व्स। ये राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात है। इसका किसी हिंदू मुस्लिम से, किसी सिख मुस्लिम से, या किसी जो एक जो कम्युनल क्लैश है उससे कतन मेरा ये आर्ग्यूमेंट ना तो उसकी तरफ रेफर कर रहा था, और ना ही मैंने ऐसी कोई मेरी इंटेंट थी इस आर्ग्यूमेंट को उस साइड पे ड्राइव करने की। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि देखिए, एक मसला आप जो चौधरी साहब आपने भी बात की कि देखिए जो इंसर्जेंसी हुई 1989 की, वो बिल्कुल उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि उसने कश्मीरियों की एक पूरी नस्ल उसकी नजर हुई है वो तबाह हुई है। लेकिन आप एट द सेम टाइम देखिए, सुशील जी, मैं बड़े एहतराम से अर्ज करूंगा कि दुनिया की हिस्ट्री में मैस ब्लाइंडिंग कहीं भी नहीं हुई, ये कश्मीरियों ने फेस की है। पैलेट गन को एज अ वॉर वेपन पूरी दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, ये कश्मीर में हुआ है। जो यूएन की जो बात करने दीजिए, मैं बिल्कुल आपके आर्ग्यूमेंट के दौरान खामोश रहा हूं। देखिए ये जो बात, ठीक है, ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी नहीं है, ये कश्मीरी पर्सपेक्टिव भी नहीं है। यूएन की 2 रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने ऑथेंटिकेट और वैलिडेट किए हैं ये सारी की सारी ग्रॉस ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस। ये कश्मीर में हुआ है, और ये कश्मीरियों पे हुआ है। तो इसलिए ये मैं बिल्कुल इस चीज के फेवर में हूं कि इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो बिल्कुल नॉन वायलेंट होनी चाहिए, इंसर्जेंसी नहीं होनी चाहिए, किसी का कत्ल, किसी का खून नहीं बहना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है। ये एक ह्यूमैनिटी के अराउंड आर्ग्यूमेंट है। क्यों कि जो देखिए, और जो हम बात कर रहे थे, देखिए जो इसकी जेंडर डायमेंशन है वो उससे ज्यादा खौफनाक है कि मेन आर किल्ड एंड वुमेन आर रेप्ड। ये इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और आप मेरे और आपके डिनाई करने से जो फैक्ट्स हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे। तो इसलिए इसकी
जी सुशील जी, ब्रीफली प्लीज रिस्पॉन्ड, फिर मैं राजा साहब से क्वेश्चन करूंगा। जी हाँ, जरूर, शुक्रिया। चलिए, मान लिया आपकी बात कि आपका ये इरादा नहीं था कि आप 1339 से ही हिस्ट्री शुरू करते, या आप एक कम्युनल बैकग्राउंड को लेकर के शुरू करते। आपने जो सवाल उठाए हैं कि इसकी डायमेंशन जेंडर डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन कम्युनल और फेथ रिलेटेड डायमेंशन नहीं है। बड़ी माजरत के साथ, बहुत विनम्रता के साथ मैं अर्ज करूं, कश्मीर को पाकिस्तान ने एक डिस्प्यूट बनाया, पाकिस्तान ने इसको एक कॉन्फ्लिक्ट भी बनाया, और पाकिस्तान का कुल मिला के मौकिफ यही था कि ये एक मुस्लिम अक्सरियत वाला देश की जगह है, मुस्लिम अक्सरियत वाला सूबा है, और क्योंकि तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस्लाम और हिंदुओं के बीच एक बंटवारे के तौर पे हुई है, तो इसको तो पाकिस्तान में मिलना चाहिए। यह मोटी सी बात थी। इसी के ऊपर जंग शुरू हुई, और जंग शुरू हुई, जब जंग बंदी हुई, उसके बाद एक और जंग हुई, और जंगें हुई, और उसके बाद जो इंसर्जेंसी भी हुई, उसकी पुष्टपनाही कहां से होती रही, उसको आर्म्स कहां से मिलते रहे, उसको मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट कहां से मिलता रहा, ये भी जग जाहिर है। और उस जंगी आजादी में, जिसको कहा गया कि ये खुद मुख्तारी की, रेफरेंडम की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की जंग है, इसका सबसे पहला शिकार कौन हुए? वहां के वो नेटिव्स जो मुसलमान नहीं थे, जिनको मार कर खदेड़ कर भगाया गया, कोई 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं, 500,000 पॉपुलेशन को खदेड़ के भगाया गया। और जिस जेंडर की बात कर रहे हैं, उस जेंडर के साथ जो तशद्दुद हुआ, वो इसकी नींव में है। जिंदा लोगों को आरों पर चीर दिया गया, उनके मल्टीपल रेप्स के बाद, गैंग रेप्स के बाद, उनके ब्रेस्ट काट दिए गए, उनको अगवा कर लिया गया। तो ये जो सेलेक्टिव सिंपथी है, इस सेलेक्टिव इन्वोकेशन है, ह्यूमन राइट्स का एक सेलेक्टिव रेफरेंस है, और उसके पीछे जितनी भी एक हिस्ट्री है, जितना भी उसके रेफरेंस पॉइंट्स हैं, उसको शुरू कहां से किया गया, उसको बढ़ावा कहां से मिला, वो खाद पानी कहां से पाती है, ऑक्सीजन कहां से पाती है, इसकी तरफ नजरसानी न करना, ये ईमानदारी नहीं है, ये फेयर नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है। केवल मैं इतना कहना चाहूंगा। जी, अच्छा जी, मुझे खुशी है कि अमेरिका से जावेद इनायत साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। राजा साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो रिलीजन का एंगल है कश्मीर की स्ट्रगल में, तो सैयद अली गिलानी जो सबसे मशहूर और सबसे पॉपुलर कश्मीरी थे पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया, उनका एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू है कि कोई मुसलमान जो है वो सेकुलर मुआशरे में, प्लूरलिस्टिक मुआशरे में नहीं रह सकता, उसके लिए ऐसे ही है जैसे मछली को पानी के बगैर रहना पड़े। और हमारे मसूद साहब, सरदार मसूद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एजेके एंड फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूएन एंड द यूएस, उन्होंने कहा है कि हम टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे कश्मीर का रेजोल्यूशन चाहते हैं, और टू नेशन थ्योरी की बुनियाद जो है वो इस्लाम है। तो आप कैसे मजहब को इसमें से निकाल सकते हैं? देखिए चौधरी साहब, अगेन आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। देखिए, आपने सैयद अली गिलानी साहब की बात की, सरदार मसूद खान साहब की बात की, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके उनके कंपीटिंग पर्सपेक्टिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके इसके इसके इस स्टैंड पॉइंट के अगेंस्ट के लोग भी हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। हम अगर ये कहें कि ये कोई उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ही वैलिड और वही ऑथेंटिक पर्सपेक्टिव होगा, तो ये भी बात गलत है। सुशील जी ने बात की, बिल्कुल सेलेक्टिव इन्वोकेशन की बात नहीं हो रही। देखिए, बात ये हो रही है कि भाई ये इस इश्यू को रिजॉल्व होना चाहिए, और इस इश्यू को रिजॉल्व होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द विल एंड विम ऑफ कश्मीरीज। इसको मसला पाकिस्तान ने बनाया या मसला इंडिया ने बनाया, मसला है। अब वो मसला जो है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है और या उससे जो एसोसिएटेड जो चीजें हैं, वो बहुत हॉरिफाइंग है।
वो दूसरे रिलीजन्स के लिए भी हैं। मैं कोई इसको कतन इस आर्ग्यूमेंट को जिसकी तरफ सुशील जी इस डिस्कशन को बार बार लेके जा रहे हैं, मैं कतन इसको ये नहीं कह रहा कि हिंदूज का जो उनकी म्यूटिलेशन थी या जो उनकी डिसेक्रेशन थी वो जस्टिफाइड थी, वो भी गलत थी। जो कश्मीरी मर रहे हैं वो भी गलत है। और इस इश्यू को हमने हम कितना अरसा हिस्ट्री को ट्रम्पेट करते रहेंगे, हम कितना अरसा हिस्ट्री के कि जी अच्छा तुमने ये किया और तुमने ये किया। ये व्हाट अबाउटिज्म है कि जो है ना, अगर आप तुमने ये ना किया होता तो आज ये ना होता। जो हुआ हो गया, अब आगे चलना है, इस मसले का हल करें। 25 मिलियन कश्मीरीज की जो उनकी एग्जिस्टेंस का, उनकी जो राइट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका सवाल है ये। उसको हम डिप्राइव नहीं कर सकते, या वो इस वजह से कि वो इंसर्जेंसी फ्यूल हुई, या इस वजह से कि वो जी नेहरू जी उसको लेके चले गए यूएन में, ये कहने से ये रियलिटी जो एग्जिस्ट कर रही है, ये एक यूबिक्विटस रियलिटी है। इसको हम डिनाई करके तो इसको और इस व्हाट अबाउटिज्म से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये इसकी जो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, इसके लिए एक एक्शनेबल फ्रेमवर्क की जरूरत है जो इस मसले को आगे हल की तरफ लेके जाए। हम कब तक ये पीटते रहेंगे कि जी ये फलां जगह पे ये गलत हुआ, वो फलां ने फलां को मार दिया, फलां ने ये कर दिया। ये इससे कश्मीरियों की जो मिजरीज हैं, और वो जब मैं कहता हूँ कश्मीरियों की मिजरीज, तो मैं उसमें मुस्लिम कश्मीरीज की मिजरी नहीं कह रहा। ओवरऑल जो कश्मीर है, कश्मीर की जो कॉन्फ्लिक्ट ज्योग्राफी है, उसमें आजाद कश्मीर भी है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है, उसमें लद्दाख भी है, उसमें जम्मू भी है, उसमें श्रीनगर भी है। तो ये सारी जो मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं एक इंक्लूसिव और इंडिजिनस उसकी बात कर रहा हूँ, उस नैरेटिव की, कि ये इन कश्मीरियों का जो मसला है, इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड। और अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ी होपफुल स्टेटमेंट जो मैं उसको कहूंगा, और आई थिंक जो इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को क्लेंच करें और इसके ऊपर कोई एक मीनिंगफुल डायलॉग विच लीड्स टू द रेजोल्यूशन। और इसको सबसे पहले तो इसको नॉन वायलेंट की उसको इस कॉन्फ्लिक्ट को ले जाने की कोशिश करें, कि ताकि एटलीस्ट लोग तो मरने बंद हो। जी अच्छा राजा साहब, आपने कहा कि व्हाट अबाउटिज्म हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि इन ऑर्डर टू पुट द मैटर इन पर्सपेक्टिव हमें माजी की बात करनी पड़ती है। हम चाहे सदियां पहले ना जाएं, लेकिन 47 की अगर हम बात करें तो सर कुछ मेरे ख्याल में इररेपरेबल मिस्टेक्स भी होती हैं। जैसे पाकिस्तान ने जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल की। आज हमारा मौकफ क्या है कश्मीर पे कि जी कश्मीर हमारा है क्योंकि कंटिगुअस है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, और जूनागढ़ ना कंटिगुअस था ना मुस्लिम मेजॉरिटी था। तो पाकिस्तान ने उसकी एक्सेशन कबूल करके मेरे ख्याल में एक इररेपरेबल डैमेज किया अपने कॉज को। और हमारे एक एम्बेसडर हैं शाहिद अमीन, कराची में रहते हैं, ही हैज रिटन अ बुक ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। वो ये कहते हैं कि इट वाज पाकिस्तान शोड पुअर जजमेंट इन एक्सेप्टिंग जूनागढ़ एक्सेशन, और हमारा कश्मीर पे जो कॉज था इरोड हो गया उससे। लेकिन सरदार मसूद साहब ये कहते हैं कि ये जो एक्सेशन की डॉक्यूमेंट थी जूनागढ़ वाली, ये बड़ी मुकद्दस है हमारे लिए क्योंकि इसके ऊपर कायदे आजम के दस्तखत हैं। तो सर यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। और कश्मीर की भी सर मैं बात करूं, सरदार शौकत हयात ने लिखा है इस पे, इंडियन साइड पे सैफुद्दीन सोज ने लिखा है, हमारे आधी दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े जो ज़ोमा हैं, लुमिनरीज हैं, उन्होंने ये लिखा है, इंक्लूडिंग चौधरी मोहम्मद अली, के सरदार पटेल ने ऑफर की कि आप हैदराबाद दक्कन में आप दखल अंदाजी ना करें, कश्मीर ले लें। लेकिन वो कहते हैं सरदार शौकत हयात कि मैं गया लियाकत अली खान के पास और मैंने कहा कि सर ये बड़ी अच्छी ऑफर है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए। उस पे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान का जवाब क्या था, शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं पंजाब से भी बड़ी रियासत जो हैदराबाद है उसको छोड़ के कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। अब हमें बताया जाता है कि ये तो हमारी जगलर वेन है, शाह रग है, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं। उस पर कुछ सितम जरीफ ये भी कहते हैं कि आप अपनी शाह रग के बगैर 78 साल से जिंदा कैसे हैं। और सर आप जानते होंगे एजी नूरानी, ही वाज एन एमिनेंट अथॉरिटी ऑन द कश्मीर इशू। उन्होंने गालबन 64 में पहली किताब लिखी थी कश्मीर पे, और उनकी जो किताब है द कश्मीर डिस्प्यूट, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने 2014 में पब्लिश की, उसमें उन्होंने लिखा कि नवंबर 47 में जिन्ना साहब को ऑप्शन दी गई माउंटबेटन के जरिए कि हम जूनागढ़, हैदराबाद दक्कन और कश्मीर तीनों में प्लेबिसाइट करवा देते हैं। ही रिफ्यूज्ड।
तो सर इफ यू मिस द बस यू मिस द बस, देयर आर सम इररेपरेबल मिस्टेक्स। ये नहीं आप कह सकते 50 साल बाद के ठीक है यार वो ऑफर अब ले आओ दोबारा निकाल लो उसको। तो ये सर हम मेरा ख्याल है कौम को सच बताना चाहिए कि जो मिस्टेक्स हमने की, हम मेरा ख्याल एजुकेट नहीं करते लोगों को, उनको सिर्फ स्लोगन्स दिए गए हैं 2 3 4। और आज भी कोई फॉरेनर अगर आ जाए ना तो वो किसी पाकिस्तानी से पूछे कि भाई कश्मीर का इशू मुझे समझा दो, ये पैदा कैसे हुआ, 10 मिनट में 12-15 मिनट में कितने फीसद लोग हैं जो पाकिस्तान में समझा सके? 1000 में से शायद एक आध बंदा होगा जो 5-7 मिनट 10 मिनट की गुफ्तगू कर सके। मीर अब्दुल अजीज बड़े कश्मीरी जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़े, आप जानते होंगे, वो भी ये रोना रोया करते थे कि हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को कश्मीर के इशू की बिल्कुल समझ नहीं है। तो आम लोगों का क्या होगा? तो हम उनको जज्बाती तौर पर एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको एजुकेट नहीं करते कि हमने कैसे कैसे मिसहैंडल किया इस इशू को। जी सर। मैं जो सब आपकी बात का क्विकली जवाब दूंगा क्योंकि जावेद इनायत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो मैं चाहूंगा कि वो उनकी भी सब्सटेंटिव पार्टिसिपेशन हो। तो मैं इसको ज्यादा इस क्वेश्चन को लंबा इसका जवाब को ड्रैग नहीं करूंगा। देखिए मैं इस पे सिर्फ यही कहूंगा कि देखें हर चीज का एक बड़ा पिकुलियर कॉन्टेक्स्ट होता है, और एक फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस में क्लियोपैट्रा नोज थ्योरी है। वो कहता है कि हैड क्लियोपैट्रा's nose been little longer तो मार्क एंटनी would not have fallen in love with her. So, had Mark Antony not fallen in love with her, so, Rome would not have been, fallen at the end to the hands of Christianity. तो ये कि जो है ना नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। बट ये है कि ये जो चीजें हैं पास्ट में हो चुकी हैं, इनको अंडू नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूं कि उनको आपको यू हैव टू पुट देम इनटू पर्सपेक्टिव, यू हैव टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स बिकॉज आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेक्टिफिकेशन। डेफिनेटली इनके ऊपर भी बात होनी चाहिए, जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स अगर कहीं पे कमिट हुए उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो डिसीजंस लिए गए उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। तो देन बट द पॉइंट इज कि मोस्ट हॉरेंडस एंड मोस्ट अलार्मिंग थिंग इज प्रेजेंट। उसके ऊपर अगर हमारी डिस्कशन का सारा फोकस पास्ट पे रहेगा तो जो प्रेजेंट है और जो विच इज अ वेरी हॉन्टिंग प्रेजेंट फॉर कश्मीरीज, वो दैट वुड रिमेन अनआंसर्ड। तो मेरी एट द सेम टाइम आपके उस बात को सपोर्ट करते हुए ये रिक्वेस्ट भी होगी कि जरूर हिस्ट्री पे बात करें, जरूर तारीख पे बात करें, लेकिन जो आज है, जो मौजूद है, उस पे ज्यादा फोकस करें ताकि हम मिलजुल के कश्मीरियों के लिए कोई एक रेजोल्यूशन जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट की ला सकें, ताकि वो भी अपने आराम, इत्मीनान और जो है ना वकार और खुददारी के साथ वो भी जी सकें। अच्छा जावेद साहब, sorry, just a short intervention. Please be brief. These are very gratuitous kind of observations कि हम वकार के साथ, मैं कश्मीरी हूं, मैं कश्मीर में अगर अपने वकार का, अपने ह्यूमन राइट्स का, अपने पीस का, अपने राइट टू लाइफ का वायलेशन देखता हूं तो वो जिहाद के हाथों होता हुआ देखता हूं, और वो जिहाद कहां से बर्पा हो रहा है ये भी जानता हूं, वो किस बिना पर हो रहा है ये भी जानता हूं। तो जो लोग मुझे बताते हैं कि मेरे हक छीन लिए गए, मुझसे मेरी जिंदगी तबाह कर दी गई, वो मुझे बता रहे हैं कि ये जो जिहाद है ये मेरे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। जो अपने मुल्क में जहां उनका निजाम चल रहा है एक ढंग का इलेक्शन नहीं करा पाते, अपने दूसरे सूबों में पामाल कर रहे हैं हकों को, उनका अपना निजाम इतना खराब है कि लोग दाल रोटी को तरस गए हैं, वो चैंपियन बन रहे हैं मेरी खुशहाली के, मेरे हकूक के, मेरी कमाल है। मतलब आई फाइंड दिस एस्टाउंडिंग हिपोक्रेसी। I mean, this is not rooted in reality at all. This is incredible. जावेद साहब, अभी राजा साहब ये बात कर रहे थे कि मजहब का जो है ना कोई रोल नहीं है इस स्ट्रगल में, तो आप एग्री करते हैं इससे? क्योंकि हम तो जो नारे सुनते रहे हैं वो सारे दे आर रूटेड इन रिलीजन, ऑल द आर्गुमेंट्स आर फेथ बेस्ड। मसलन पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या कश्मीर की जो ये मूवमेंट है जो 89 में शुरू हुई, कैन इट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम रिलीजन? बहुत शुक्रिया, बाकी दोस्तों का भी शुक्रिया। बात यह है कि ये जो
89 में या 88 में जो कुछ शुरू हुआ, ये जो हमारे सुशील पंडित जी ने जो बात की है, ये तो 100% जहादी है। ये तो हमारी आंखों के सामने हुआ। उस वक्त गो के हमारी एज इतनी नहीं थी, लेकिन मैं तो आज़ाद कश्मीर के जिस इलाके का रहने वाला हूँ, हमारी आंखों के सामने पाकिस्तानी फौज ने इन लोगों को ना सिर्फ बॉर्डर के इस तरफ बुलाया बल्कि ट्रेनिंग दी। हम तो उस वक्त अभी अभी कॉलेज में दाखिल हुए थे। तो ये जो कश्मीर के लोग थे, कश्मीरी स्पीकिंग, वो कि हम कश्मीरी नहीं है, पहले ये तय होना चाहिए कि ये पूरी रियासत कश्मीर नहीं है। कश्मीर सिर्फ वही है जहाँ कश्मीरी बोली जाती है। हम जम्मू के लोग हैं और मेरा ताल्लुक जो है वो कश्मीर की डोगरा जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ। और ये जो कश्मीरी हैं, असल में ये कश्मीरी पंडितों का ही हेरिटेज है, जिनको वहां से निकाल दिया गया और मजहब के नाम पर ही तो निकाला गया। इनका जो मजहब धर्म था वो अगर डिफरेंट न होता तो इनको तो जहादी क्यों निकालते। तो ये तो झूठ बोलने की हमें क्या जरूरत है कि एक वक्त ऐसा था कि इन ही कश्मीरी पंडितों को एक मुसलमान बादशाह ने मार मार कर इनकी नस्ल कुशी कर करके इनको मुसलमान किया। उसका नाम ही सिकंदर बुत शिकन है। और उन ही लोगों को फिर आप देख लें कि आज जो बच गए थे छोटी सी कम्युनिटी, उनको भी इन्होंने वहां से निकाल दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे लोग इनके खिलाफ थे। हम सब हिंदुओं से नफरत करते हैं, हमारे रिश्तेदार तो हिंदू भी हैं, हम तो नफरत नहीं करते हैं। लेकिन बात यह है कि कश्मीर में जो कुछ चलाया गया, ये तो वही 2 नेशन थ्योरी की कंटिन्यूएशन है जिससे हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। तो अगर ये 2 नेशन थ्योरी कोई अच्छी चीज थी तो इससे तो मसाइल हल होने चाहिए थे। ये तो खुद एक बहुत बड़ा मसला है और इसकी बुनियाद पर अगर आप कश्मीर का कोई सेटल करना चाहते हैं मसला, तो ये कहाँ से आप सेटल करेंगे। ये तो सिर्फ आप कश्मीर के ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं को वो करेंगे, या कश्मीरी स्पीकिंग एरिया को करेंगे। गाँव में कम अज कम हमारा एक पंडित टीचर होते थे। इस कम्युनिटी की इतनी इज्जत थी कि शायद पूरे जम्मू कश्मीर में किसी और कम्युनिटी की इज्जत थी। ये लोग टीचर थे, पढ़ाते थे, लोगों को तालीम देते थे, अक्ल दिमाग की बात करते थे। और सबसे बड़े अटैक जो हैं इन्हीं पर किए गए इस जहादी तहरीक के दौरान। इनको वहां से निकाल दिया गया। तो जाहिर है इनका कोई कसूर तो नहीं था। लोग कहते हैं ये प्रो इंडियन थे, वो प्रो इंडियन थे तो आप भी तो प्रो पाकिस्तानी है। जो बंदा प्रो पाकिस्तानी हो सकता है वो प्रो इंडियन को कैसे कुछ कह सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रो इंडियन होना, प्रो पाकिस्तानी होना, या कुछ लोग कहते हैं प्रो इंडिपेंडेंस हैं, तो उससे क्या निकलेगा। क्या ये जो आपकी पोजीशंस हैं इससे कोई, ये तो खुद एक मसला है। आप इंडिया यानी पूरा जो जम्मू कश्मीर है, क्या वो राजी है कि हम सारे इंडिया में चले जाएं, या क्या वो पूरा जम्मू कश्मीर राजी है कि हम पाकिस्तान में चले जाएं। ये तो 47 में भी राजी नहीं थे, ये लड़ते थे आपस में। उस वक्त कश्मीरी स्पीकिंग खित्ते के जो लीडर थे शेख अब्दुल्ला, वो तो मारने के लिए तैयार हो गए थे। महाराजा हरि सिंह ने इनको उस वक्त समझाया कि हमारी जो रियासत है ये मल्टी एथनिक है, मल्टी रिलीजियस है। हम किसी एक मुल्क में जाएंगे तो प्रॉब्लम्स खड़े होंगे, पहले आपस में कंसेंसस पता कर लो। ये तो शेख अब्दुल्ला ने खुद लिखा हुआ है कि मैंने सोचा, मुझे महाराजा ने कहा कि ये रियासत जो है ये अगले 100 साल तक मैदान जंग बन जाएगी और आप लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले सुलह करके कोई अच्छा तरीकाकार आपस में बना लो और आपस में जो है वो मामला तय कर लो। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि ये तो मेरे साथ ट्रिक कर रहा है, मैं तो आप बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ, मैं तो पूरे जम्मू कश्मीर में इसका अपोनेंट हूँ। बात यह है कि 47 में ही इन्होंने जो है वो ब्लेंडर शुरू कर दिए थे। एक तरफ शेख अब्दुल्ला साहब जो है वो कश्मीरी पंडितों को साथ मिलाने के लिए सेकुलर बन गए और फिर बाद में फिर मौका माल देखकर फिर मजहबी बन जाते थे। तो मसला यह है कि ये हिपोक्रेसी कोई एक बंदे तक या एक ग्रुप तक, एक पार्टी तक तो लिमिटेड नहीं है। तो बात यह है कि ये जो तहरीक चलाई गई है 89 में, ये तो 100% इसके पीछे पाकिस्तान था। ट्रेनिंग उनको दी गई, असला दिया गया, पैसा दिया गया। ये सारे लोग आज़ाद कश्मीर में आए, हम लोगों ने इनको मना किया कि भाई इससे कश्मीर की तबाही हो जाएगी, आप लोगों ने जो तरक्की की है हमारी हालत देख लो, यहाँ तो ढंग की कोई सड़क नहीं है। बल्कि आपके मैं बताऊं कि कश्मीर के जो श्रीनगर की कुछ दोस्त थे वो हमें कहते थे कि आपकी जो मुजफ्फराबाद की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है इससे तो हमारी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है अच्छी है कश्मीर में।
तो हमने कहा कि फिर किस लिए बंदूकें लेने के लिए आप यहाँ आ गए हो, हमारे सर के ऊपर से गुजर कर सीधे तुम पाकिस्तान जा रहे हो, वहां से तुम्हें क्या मिलेगा? तो पाकिस्तान ने हमारा ये हाल किया हुआ है तो तुम्हारा क्या हाल करेगा? तो वो कह रहे थे नहीं हम तो सड़कों के लिए, बिजली, पानी, तालीम के लिए नहीं, ये सब कुछ हमें इंडिया ने दिया हुआ है, हम तो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। तो बात ये है कि इस्लाम की जंग लड़ने का फिर तरीका यही था, उसका जो अंजाम निकला उसको इंडिया ने बुरे तरीके से जो है वो क्रश कर। हम इंडिया के लोगों को भी यही कह रहे हैं कि वो भी अगर पाकिस्तान की कॉपी करना शुरू कर देंगे और टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर वो भी हिंदू राष्ट्रीय बन के कुछ करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की हालत देख लें, उनकी हालत भी यही हो जाएगी। हमारे यहाँ तो ये था कि भाई लोग ये सोचने लगे थे यार इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस पूरे रीजन में वो अफ्रीका तक कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये दुनिया की बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और ये अब एक ही सहारा था बल्कि लोगों का, लोग किसी हद तक इंस्पायर भी थे, तो हिंदुस्तान को भी उस तरफ पुश कर दिया गया है। अच्छा राजा साहब, अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे ना, तो आपने कहा कि जिन लोगों ने कश्मीर पे काम किया है पाकिस्तान में, इरशाद महमूद साहब is one of the prominent people. तो इरशाद is also a good friend of mine. तो वो आपके इल्म में होगा कि श्रीनगर गए थे सजाद लोन की शादी में शिरकत करने के लिए, अब्दुल गनी लोन के जो बेटे। जब वो वापस आए तो ही वॉज क्वाइट अ चेंज्ड मैन, और उन्होंने कहा कि इस मिलिटेंसी ने कश्मीरी मुआशरे को तबाह कर दिया, रुइन कर दिया है। और उन्होंने किसी मीटिंग में ये बात हाफिज सईद से भी की। आपने कहा कि माजी में नहीं जाना चाहिए, फिर मैं ये कहूंगा कि माजी को समझे बगैर, हाँ कोई सेंचुरीज ओल्ड हिस्ट्री में नहीं जा रहे, 47 से ये मसला शुरू हुआ, उसकी बात मेरा ख्याल करना जरूरी है। तो सर हमारे एक कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर बलोच, नवाए वक्त में उन्होंने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा, वैसे वो कॉलमनिस्ट हैं उनके, और ये 2013 की बात है, जिसमें उन्होंने लिखा कि कश्मीर के इशू का अगर हम ऑब्जेक्टिवली जायजा लें तो ज्यादातर गलतियां हमारी तरफ से हुई। उस वक्त जबकि कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी तो हमने उन्हें भूखों मारने की कोशिश की, उनकी सप्लाईज रोक दी, और सबसे बड़ी गलती थी ट्राइबल इन्वेजन विच फोर्स द हैंड ऑफ महाराजा टू एक्सीड टू इंडिया। तो सर ये बातें हमारे लोग, और ही कम्स फ्रॉम द मोस्ट पेट्रियोटिक इंस्टीट्यूशन दैट इज द पाकिस्तान आर्मी, वो ये बात लिख रहा है, और किस अखबार में लिख रहा है, विच इज द मोस्ट पेट्रियोटिक न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान, जो कहते हैं कि हम नजरिया पाकिस्तान के अलमबरदार हैं। तो सर आपने ये जो कहा कि कश्मीरियों को राइट है डिग्निटी के साथ रहने का, वकार के साथ रहने का, तो उसकी सर प्रैक्टिकल शक्ल आपके ख्याल में क्या है? वो क्या दे विल लिव इन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इफ दे ज्वाइन पाकिस्तान? क्या है उसकी प्रैक्टिकल सूरत, क्या होगी? चोर साहब देखिए, मैं एक एकेडमिक हूँ, मैं तकरीर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ चीज़ों को एनालाइज कर सकता हूँ, वो भी जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है या जो मेरे पास मेरा नॉलेज है उसकी बेस पे कर सकता हूँ। देखिए कश्मीर एक लीगल प्रिडिकमेंट है, और वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वो इंडिया की वजह से नहीं है, यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई मैंने नहीं बनाया, या ये जो पैनलिस्ट जो है ना वो जो बात कर रहे हैं, ये कोई उस के ये 6 डिस्ट्रिक्ट का मसला है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट का मसला नहीं है सर। इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट ज्योग्राफीज हैं वो डिफाइंड है, और वो एक इंटरनेशनल फोरम है, जो दुनिया का एक मोतबर इदारा है, जिसको मैंडेट है ये काम करने का, उसका इसके ऊपर जो है वो जो रेजोल्यूशन है ये उसकी वजह से है, और उसी के अंदर हल भी मौजूद है कि भाई ये कश्मीरियों ने डिसाइड करना है। और ये कश्मीरी जो है वो सिर्फ कश्मीरी स्पीकिंग नहीं है, हर वो शख्स जो स्टेट सब्जेक्ट का हामिल है वो कश्मीरी है, ये टेरिटोरियल आइडेंटिटी है, ये कोई एथनिक आइडेंटिटी तो नहीं है। और ये कश्मीरियों ने प्लेबिसाइड से डिसाइड करना है, उसी के अंदर लिखा हुआ है। और जो कश्मीर की जो ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है वो मैं नहीं कह रहा, वो भी यूएन की रिपोर्ट्स कह रही हैं। जीनोसाइड अलर्ट जो है उसने कश्मीर में, जब ये अगस्त 5, 2019 के बाद उन्होंने जीनोसाइड अलर्ट इशू किया कि भाई देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट फॉर द जीनोसाइड ऑफ कश्मीरी पीपल, ये सारी वो जो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो इसको रिकॉग्नाइज करती है। ये मेरे अपना गम और गुस्सा निकाल लेने से या मेरा किसी को स्केप गोट कर लेने से ये रियलिटीज, ये जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं वो चेंज तो नहीं हो जाएंगे। और मैं जो इस गुफ्तगू से जो नतीजा अखज कर रहा हूं वो ये है कि चूंकि फलां ने ये किया और फलां ने ये किया, तो लिहाजा कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी रखो, लिहाजा इनको मरने दो, लिहाजा जो इनके साथ हो रहा है, इनकी मैस ब्लाइंडिंग हो रही है, इनकी जो
जो रेप एज अ वॉर वेपन यूज हो रहा है, और ये सारी चीजें मैं यूएन की रिपोर्ट से साइट कर रहा हूँ। ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि वो फलां ने ये किया, शेख अब्दुल्ला ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये आर्ग्यूमेंट आज की सिविलाइज्ड वर्ल्ड के साथ कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। ये जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, राइट टू प्रोटेक्ट नॉर्म जो है वो यूएन की है। दुनिया ने 100 साल के एक्सपीरियंस के बाद कुछ जो जस्ट कॉजन्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं कि ये प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर कम्युनिटीज को एक लिबरल सोसाइटी का क्याम होना चाहिए। तो ये तो एक देयर इज एन आउटराइट डिसरिगार्ड, और जो है ना, ये इसको कह के आप ये कहें कि जी वायलेंस इज जस्टिफाइड, या चूंकि वो मतलब ये आई फील इट वेरी, आई मीन मैं क्या कहूं। अच्छा राजा साहब, इसमें बात ये है कि यूएन में डेफिनेटली ये मसला मौजूद है, और आज इंडिया में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं पंडित नेहरू को कि आपको जरूरत क्या थी यूएन में जाने की जब हमारा अपर हैंड था। और सर एक और मसला भी यूएन में पड़ा हुआ है, वो है जूनागढ़ का, और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान उस केस को लेके गया था, और जब इंडिया ने एतराज किया था कि आपने जूनागढ़ की एक्सेशन क्यों कबूल की, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि लीगली वैलिड है, ये रूलर को हक है कि वो जिसके साथ चाहे एक्सीड कर ले। और सर फारूक डार आपके कोलीग हैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं वहां पे, उन्होंने किताब लिखी है जिना साहब पे, और जिसमें उन्होंने कहा कि ये लीगली वैलिड था। तो सर अगेन हिस्ट्री को इस तरह से आप डिसमिस ना करें कि जी हिस्ट्री तो इररिलेवेंट हो गई है। साहब देखिए, मैं हिस्ट्री को डिसमिस नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जूनागढ़ के ऊपर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नहीं है। ठीक है, जूनागढ़ एक डिस्प्यूट था, फैक्ट है, पाकिस्तान ने उसकी एक्सेशन एक्सेप्ट की, फैक्ट है। मैं इस फैक्ट को फाल्सिफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो कश्मीर का डिस्प्यूट, या डिस्प्यूट तो वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा, कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, इसके अंदर एक पूरा मैकेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ था कि इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, कि एक प्लेबिसाइट एडवाइजर अपॉइंट किया जाएगा, यूएन का जो एक ऑब्जर्वर ग्रुप होगा जो इस चीज को जो सुपरवाइज करेगा, वो सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है। ये कोई मैं अपनी ख्वाहिश से तो नहीं कह रहा। अच्छा राजा साहब, अगर यूएन की रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं होती तो क्या सैंक्शंस लगेंगी इंडिया पे, पाकिस्तान पे? क्योंकि ये चैप्टर 6 के तहत सारा कुछ, सर मैं खत्म कर लूं, तो ये चैप्टर 6 है विच इज रेकमेंडेटरी, और उसमें कोई सैंक्शन, हाँ जी, उसमें कोई सैंक्शंस नहीं है, और यूएन के लोगों ने कहा भी है कि भाई आप रिजॉल्व आपस में कर लो। शिमला एग्रीमेंट में हमने एग्री किया कि हम इसको बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे। अच्छा सुशील जी, आप कैसे देखते हैं यूएन रेजोल्यूशंस को? जी शुक्रिया शकील साहब। देखिए, ये इसको कहा कि डिस्प्यूट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है। मैं कहूंगा कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्राइज है, इसको बाकायदा चलाया जा रहा है। ये इसके कुछ मोटिव्स हैं, ये एक अपने आप में एक पूरा बिजनेस बन गया है, कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी बन गई है, और उस इकोनॉमी के तहत इसको सस्टेन किया जा रहा है, और इसको कॉन्फ्लिक्ट कह करके इसको एनकैश किया जा रहा है, और इस पर एक ह्यूमन राइट्स का, एक पॉपुलर मैंडेट का, एक प्लेबिसिट का नकाब उड़ाकर इसको रिस्पेक्टेबिलिटी दी जा रही है। ये जिहाद इन द गार्ब ऑफ ह्यूमन राइट is what I see it as, and what most of Kashmiris see it as, what most of independent observers see it as, and I'm grateful to इनायत साहब कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की, इन्होंने ये इसके चश्मदीद गवाह रहे, इन्होंने खुद देखा कि ये कैसे पला बढ़ा। आज आप सतह पर आकर कहें कि अब इसका इस तरीके से हल हो कि जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, अब यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस क्या हैं? यूनाइटेड नेशंस ने जब इस पर रेजोल्यूशन दिए 1948 में, उसमें इन्होंने एक सिलसिलेवार तजवीज की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कश्मीर में सीज फायर हो, सीज फायर के बाद पाकिस्तान अपनी सभी फोर्सेस को विड्रॉ करे, फिर भारत अपनी मोस्ट ऑफ द फोर्सेस को विड्रॉ करे, उतनी फोर्सेस रखे जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी हैं, उसके बाद प्लेबिसिट हो। इसकी सबसे पहली वायलेशन पाकिस्तान ने की, फोर्सेस को विड्रॉ नहीं किया, इन रिकमेंडेशंस को नहीं माना,
और ये सीक्वेंस में चलने वाली रिकमेंडेशंस, इंप्लीमेंट होने वाली रिकमेंडेशंस थी। आज किस मुंह से इन यूएन रेजोल्यूशंस की हम दुहाई देते हैं? दूसरी बात, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको कि आपने आजाद कश्मीर का नाम दिया, वहां से हिंदू और सिख का निशान मिटा दिया गया। वहां पर पूरी डेमोग्राफी में बाकी हिस्सों पाकिस्तान से ला लाकर लोग बसा दिए गए। आज आप किन में प्लेबिसिट कराएंगे? कोई बचा है वहां? हमने तो फिर भी 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट लॉ के चलते बाकी के भारत के हिस्सों से किसी को आके वहां बसने नहीं दिया, ताकि वहां की डेमोग्राफी इंटैक्ट रहे, कभी प्लेबिसिट की आवश्यकता पड़े तो वो हो सके। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऐसा नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा नहीं है। स्कर्दू से सारे हिंदू और बौद्ध भागे, मुजफ्फराबाद से, कोटली से सफाया कर दिया गया। वहां के कोई मंदिर या गुरुद्वारा चालू हालत में नहीं है। अब आप चाहते हैं कि प्लेबिसिट हो जाए क्योंकि आपको एक माफिक डेमोग्राफी मिल गई है। कश्मीर से हिंदू इसीलिए भगाए गए क्योंकि डेमोग्राफी में एक मोनोलिथ पैदा हो जाए। अब क्योंकि माफिक डेमोग्राफी है, चलिए अब प्लेबिसिट। तब प्लेबिसिट नहीं कराया, आज प्लेबिसिट चाहिए ह्यूमन राइट्स के तहत। और कोफी अन्नान खुद कह चुके हैं, वो भारत आए थे, उनसे पूछा गया यूएन, उन्होंने कहा दे आर रिडंडेंट। उनकी हर एक चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। और 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद तो दोनों मुल्कों ने यह तय किया कि वो रेजोल्यूशंस अब डेटेड हैं, वो उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अब हम खुद इसको अपने नए सिरे से खुद तय करेंगे। तो ये कहां से कब्र में से निकाल लाए इन रेजोल्यूशंस को कि अब चलिए इनको दोबारा से पढ़ लिया जाए? या तो आप हिस्ट्री में जाएं ना कि साहब आप आज के हिसाब से तय करना है, और हिस्ट्री में जाएं तो फिर उसकी सेलेक्टिव रीडिंग ना करें, वरना ये फेयर एंड रीजनेबल नजरिया नहीं है। मैं केवल इतना कहूंगा जी। अच्छा जावेद साहब, आप क्या कहेंगे? तो जो मुझे कश्मीर इजाजत चाहिए होगी क्योंकि मेरी 6 PM एक अपॉइंटमेंट है, तो आई थॉट ये 40 मिनट्स की हमारी रिकॉर्डिंग अभी अभी कितनी देर अभी आप कर सकते हैं? मुझे मैं एक सवाल अगर आपसे कर लूं तो सर ये मुझे बता दीजिए प्लीज कि आपके ख्याल में कश्मीरियों का इज्जत और वकार से रहने का जो आपके जहन में तस्वुर है, वो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन से हासिल होगा या कोई इंडिपेंडेंस का फार्मूला है आपका? क्या कहते हैं आप? ऑनेस्ट ओपिनियन आपकी क्या है? देखिए जो सब, मैं इसको क्विकली रिस्पॉन्ड करूंगा क्योंकि बिकॉज आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट 6 PM। मैं सिर्फ पहले तो जिमनन सा कमेंट करूंगा कि सुशील साहब ने टर्म यूज की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहेंगे उसको, जो दूसरी साइड वाला है। अगर ये कहेंगे तो फिर मैं मानूंगा कि इनका आर्गुमेंट अनबाइस्ड है, वरना अगर ये उसको, मैं इसकी वजह बताता हूँ। ठीक है, मैं सर अभी मेरे पास चूंकि टाइम कम है, आप कौन, मैं आपकी रिकॉर्डिंग क्योंकि एक्सेशन हुआ था, एक लीगल डॉक्यूमेंट था, इसीलिए मैं कह रहा हूं। वो एक्सेशन आपने अगस्त 5, 2019 को इनवैलिड कर दिया है और आपने री एनेक्स किया है कश्मीर को, री ऑक्यूपाई किया अपने कश्मीर को अगस्त 2019 को। अच्छा राजा साहब, इसके जो बाद ना आपको पता है कि 6 अगस्त को हमारे कोर कमांडर्स की मिलिट्री की मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था इसकी रेवोकेशन से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमने तो कभी माना ही नहीं था, क्योंकि ये तो एक्सेशन को लीगल कवर देने वाली बात है। तो हमने तो कभी नहीं माना था 370 को सर, पाकिस्तान ने कभी मैं चौधरी साहब, मैं लीगल उसकी बात कर रहा हूँ। लीगली वो जो एक्सेशन थी 1947 की, जब इन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इनवैलिड हो गया, वो इनफ्रक्चस हो गया। मैं इजाजत चाहूंगा जो साहब। सुनील जी, अच्छा जनाब, थैंक यू राजा साहब। 370 का तस्वुर ही नहीं था जब 26 अक्टूबर 1947 को एक्सेशन पर सिग्नेचर्स हुए, तब 370 दूर दूर तक कहीं नहीं था, किसी के दिमाग में नहीं था। 370 आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नवंबर 1949 में, यानी कम से कम 26 महीने बाद एक्सेशन के, या 25 महीने बाद। और वो भी इसलिए कि हम एक टेम्पररी प्रोविजन दें फौरी तौर पर, क्योंकि वो एक वॉर से अफेक्टेड जोन है, उसमें अभी डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशंस में पेंडिंग है,
इस तरह की बातें बताकर कहा गया कि हम एक स्पेशल प्रोविजन जो कि टेम्पररी है उसको प्रोवाइड करें ताकि हम उस रीजन को स्टेबलाइज कर सकें और उसको प्रिजर्व कर सकें आगे आने वाले किसी फैसले के लिए, किसी रेजोल्यूशन के लिए। वो शर्त नहीं थी कि वो जो एक्सेशन हुआ है वो इस पर डिपेंडेंट है। इट वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस प्रोविजन एट ऑल। ये बहुत ही आई थिंक इंस्पायर्ड एंड मिस्चीवियस रीडिंग है इस पूरे एपिसोड की, खासकर उन लोगों से जो कि एकेडमिकली इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, टेक्निकल इंटरेस्ट रखते हैं, इसकी बारीकियों को समझते हैं। समझना चाहिए उनको जी, वो इसे जोड़ ही नहीं सकते। आज मैं देख रहा था रेडर्स इन कश्मीर, मेजर जनरल अकबर खान की जो किताब है उसमें ये लिखा है कि बारामूला की आबादी 14,000 थी और जब ये ट्राइबल इन्वेडर्स ने वहां कत्लो गारत की तो वो 3,000 रह गई। यानी एक इतना बड़ा एक मैसेकर हुआ वहां पे। और अब तो हमारे भी बहुत से लोग ये मानते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानियों को बतौर कौम पता है इन हकायक का? ये क्यों हकायक बताए नहीं जाते? जबकि मैंने कोट किया लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर बलोच, वंस इन अ वाइल इस तरह के आर्टिकल्स शायद कहीं आ जाते हैं, और मुझे खुद भी हैरत थी कि नवाए वक्त ने ये आर्टिकल कैसे शाये कर दिया। तो वरना तो इसको लोग कह देते जी इंडियन प्रोपेगेंडा है ये। तो सर उन्होंने भी ये लिखा है कि इन कबायलियों ने ना हिंदू था, ना सिख, ना मुसलमान, सबकी जो है ना वो ठुकाई की। तो आप कैसे देखते हैं इस वाक्य को, और कश्मीरी कैसे याद रखते हैं इसको? देखें जी, इस पर तो मैंने एक पूरी बुक लिखी है और काफी लंबी चौड़ी रिसर्च करके मैंने लिखा। ये जो बंदा जिसका आपने नाम लिया है, आप इसकी खूनख्वारी देखें। यानी ये कह रहा है कि बारामूला में उस वक्त 14,000 पॉपुलेशन थी, जिसमें से 3,000 ही जिंदा रह गए, बाकी सारे कबायलियों ने कत्ल कर दिए। और बड़े फख्र से ये कह रहा है कि कोई ट्रेंड फौज भी इतनी जल्दी और इतने क्विक एक्शन में इतने लोग नहीं मार सकती है। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ एज ए फौजी कि इतने जल्दी जो है रैपिड एक्शन करके इन्होंने इतने लोग कैसे मार दिए। यानी वो इस बात पर फख्र कर रहा है मेजर जनरल अकबर के कबायली इतने खूनख्वार और इतने वहशी और दरिंदे हैं कि उन्होंने एक दिन में या 2 दिनों में यहाँ की आबादी सारी सफाया कर दी, 3,000 ही रह गए। और फिर कहता है कि आज नेहरू ने हमें ये कहा है कि आप इन्वेडर हो। हाँ, हम ना सिर्फ इन्वेडर्स हैं बल्कि हमें तो बड़ा इस बात पर फख्र है। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज हमें कह रहा है कि आप मुसलमानों ने कश्मीर पर हमला किया है, इन्वेड कर दिया है कश्मीर पर। और मैं ये कहता हूं कि ये तो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। वो था जेलम का रहने वाला, लेकिन वो अफगान ओरिजिन था, शायद पठान था। वो कहता है कि हमें बड़ा फख्र है कि हमारे आबा अजदाद तो इंडिया पर बड़े हमले करते रहे हैं पहले, वो महमूद गजनवी से लेके पता नहीं किस तक के। तो हम तो हैं ये हमलावर, हम तो इस बात पर बड़े फख्र करते हैं। यानी उसको इस खूनख्वारी पर, बर्बरियत पर, इस दरिंदगी पर फख्र था कि भाई हम लोग तो हमेशा से यही ब्लड सकर रहे हैं, लोगों का खून बहाकर खुश होते रहे हैं। वो तो उसका वो जो लंगड़ा था, क्या नाम था उसका, वो जो मंगोल तैमूर लिंग, वो कहता था, तैमूर लंगड़ा के मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती जब मैं किसी इंसान का गला काटता हूँ अपनी तलवार से, तो वो जब खून के फुहारे निकलते हैं तो वो मेरी खुशी का सबसे यानी मसरत का लम्हा होता है जब मैं उसके खून के फुहारे निकलते देखता हूँ। तो ये उन लोगों पर फख्र करने वाले लोग हैं जिनने इंसानियत की आबादी कम कर दी थी अपने राज में। और मेजर जनरल वो इस बात पर फख्र कर रहा है कि हमने यहाँ इतनी बड़ी कबायलियों ने लूट मार कर दी, औरतों को रेप कर दिया। ये हमें बड़ा अफसोस है कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस पर वो बड़ा फख्रिया अंदाज में करता है। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि असल में पाकिस्तान को वो ये तासर देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान टैंक नहीं भेज रहा है ताकि हम एक्सपोज ना हो कि हमारी मिलिट्री इन्वॉल्व है।
गो के वहां स्वात की फौज इन्वॉल्व थी, धीर की फौज इन्वॉल्व थी, और जम्मू कश्मीर के जो लोग डिफेक्टेड थे या ब्रिटिश आर्मी के जो लोग इन्होंने भेजे थे हमारे इलाके के, वो सारे उसमें शामिल थे। और ये कह रहे हैं जी कि ये 5,000 बंदे आ गए थे। उसने खुद लिखा हुआ है कि भाई हर कबायली को 10-10 हजार के एक एक हजार कबायलियों को हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में बाकायदा ट्रेनिंग दी। और वो जो मेजर कैलकात थे, एक जो उनकी ड्यूटी थी वहां, अभी फौज वो नहीं हुई थी, वो सरदार जी थे पंजाब के, उनकी एक ओंकार बुक सिंह है। कलकट, हाँ, वो उन्होंने भी अपने उसमें डायरी में लिखा है कि वो ब्रिगेड चूंकि मेजर ओंकार सिंह हाँ, कलकट, वो उस वक्त वहां थे, अभी उनका तबादला नहीं हुआ था, इंडियन वो फौज में बन्नू में वापस थे तब। बन्नू में थे वो। तो उन्होंने भी लिखा हुआ है कि वो कोई बाकायदा, वो जब पेपर उनके पास आ गया तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई फलाने फलाने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इन कबायलियों को हमने ट्रेनिंग देनी है। जबकि आपने वो सरदार शौकत आज़ाद की किताब पढ़ी होगी कि वो कहता है कि मेजर जनरल खुर्शीद अनवर और ये जो मेजर जनरल, तो मेजर जनरल नहीं थे, वो मेजर थे। वो बाद में, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, वो पता नहीं क्या था वो, लेकिन उसको तो तारक, जनरल तारक के नाम से आजाद कश्मीर की जो वो फौज थी ना, 32 बटालियन थी, उसका जनरल इसको बनाया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो सिद्धा इब्राहिम में खुद लिखता है कि इसको मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जब मैं अबूरी आजाद कश्मीर हुकूमत का मुझे सदर बनाया गया। तो बात ये थी कि ये पूरा जो प्लान था, मैंने उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, ये पूरा ब्रिटिश इंडिया का ही उसमें रोल जी था, ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर इन्वॉल्व थे। और जी जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर हमारे इलाके के थे, जब वो बंदूकें लेके हमारे इलाके में आ गए, अभी महाराजा हरि सिंह ने 22 अक्टूबर तक महाराजा हरि सिंह ने किसी भी कंट्री के साथ कोई एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए थे। उसने जो ये जो हमारे पंडित जी ने कहा है कि वो जो ट्रीटी थी जिसको वो स्टैंड स्टिल ट्रीटी कहते हैं, ये भी स्टैंड स्टिल स्टेट, एग्रीमेंट, हाँ, क्या वो उनको कहा गया था कि अगर आप अनडिसाइडेड हैं तो आप ये ट्रीटीज कर लें, फिर बाद में डिसाइड कर लेना सोच समझ कर, आबादी को समझा कर। तो ट्रीटी जब महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल ट्रीटी कर ली थी, तो फिर ये इतनी बड़ी फौज, उसमें आईएनए के लोग थे, मेजर जनरल जमान कियानी उसमें शामिल थे, राजा हबीबुर रहमान साहब, वो जो नेहरू से नाराज हो गए थे कि नेहरू ने उनको वापस फौज में शामिल नहीं किया था, वो हमारे मीरपुर के थे। और वो जो कर्नल खानजादा थे एबटाबाद के, 3 इन्होंने सेक्टर्स बनाए थे। एक नादरन सेक्टर जो एबटाबाद में बनाया जिसने कश्मीर पर हमला करना था, एक साउदर्न सेक्टर जो मेजर जनरल उस्मान कियानी की क़यादत में सियालकोट में बनाया जिसने जम्मू और कठुआ पर हमला करना था, और एक कर्नल खानजादा जो रावलपिंडी में उसको सेक्टर बना के दिया गया कि इसने पुंछ पर हमला करना है। और वो लिखता है कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो ऑलरेडी पुंछ में इस वक्त फाइटिंग कर रही हैं महाराजा हरि सिंह की फोर्सेस से, तो आप ने उनको ज्वाइन करना है जाकर, सेंट्रल जो कमांड थी। तो बात यह है कि ये पूरा एक सिस्टमैटिकली एक पूरा बनाया गया था, वो कि पाकिस्तानी फौजी ऑफिसरों ने लिखा है कि हमने अपने जो सुपीरियर ब्रिटिश ऑफिसर थे उनसे छिपाया, बिल्कुल नहीं छिपाया था, झूठ बोलते हैं, वो बिल्कुल समझते थे और वो पीछे बैठ के वही प्लानिंग कर रहे थे। बल्कि जो इनका दोनों फौजों का हेड था मार्शन एकनलैग, उसने जब जिन्ना ने उसको हुक्म दिया ना अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ग्रेसी को कि तुम अपनी फौज इंडिया ले आए, तुम भी ले जाओ, तो इसने फौरन जो है वो मार्शन एकनलैग को फोन करके कहा कि जनाब मुझे कह रहा है कि तुम फौज लेके कश्मीर जाओ, तो मैं फौज लेके नहीं जा सकता हूँ, अभी फौज ऑर्गेनाइज भी नहीं हुई है और फिर आपकी परमिशन की भी जरूरत है, क्योंकि वो दोनों फौजों का हेड था। तो वो इमीडिएटली जो है वो लाहौर आया और जनाब को कहा कि अगर तुमने कहा कि मैं कश्मीर पर हमला करेगा ये फौज, तो मैं अपनी फौज के जितने ऑफिसर हैं ब्रिटिश में उसको विड्रॉ कर लूंगा और ये आपकी फौज क्लैप्स हो जाएगी। तब जो है जिनाह साहब ने ये फैसला वापस लिया। यूनाइटेड नेशन में तो हमारा मसला है नहीं कि किधर है कश्मीर का मसला, वो तो नेहरू वहां शिकायत लेके गया था, वो भी माउंट बैटन के कहने पर, अगर वो ना जाता तो ये लोग प्रोलॉन्ग होता ही नहीं था, इंडियन आर्मी ये इलाका ही वापस ले लेती, तो ये मसला ही खत्म हो जाता। खुद उसने लिखा मार्शन एकनलैग ने कि हमने जो ये जो रजौरी और पुंछ के इलाके जो उसने छीन लिए हैं इंडियन आर्मी ने, उसने तो वहां बाकायदा वो जो उनकी कमेटी थी डिफेंस कमेटी इंडिया की कैबिनेट कमेटी, उसने वो पेश की रेजोल्यूशन कि ये इलाके वापस पाकिस्तान को दो। ये एक मेजर कुलवंत सिंह और मेजर जनरल करियप्पा थे, उन्होंने अपने जीएचक्यू को बताया बगैर मीरपुर और मुजफ्फराबाद के इलाके वापस लेने की कोशिश की, तो वो खुद कहता है कि हमें अंदरूनी साजिशें करके उनको रोकना पड़ा।
वो खुद कह रहा है उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडिया की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ब्रिटिश हेड है, उसका नाम बिल्कुल। जी था बाउचर के बाउचर। उस आप ये देखें कि ये यूनाइटेड नेशन की बात है, यूनाइटेड नेशन में तो इंडिया ने शिकायत की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, इसने हमारे इलाके पर हमला किया है, लोग लूट मार की है, लोगों को कत्ल किया है, और इसको बाहर निकालो यहाँ से। उन्होंने जी कहा कि ठीक है हम निकालते हैं। पहले इन्होंने माना ही नहीं है कि हमारी फौज लड़ रही है। वो तो मुजफ्फराबाद में उड़ी में कुछ लोग कैप्चर हो गए शलवार कमीज में, इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिए, तो उनको पता चला कि यार ये तो हमारे साथ ज़ाहिर है वो एक ही फौज थी ना पहले, तो बिल्कुल उनको बिल्कुल उनको बिल्कुल। पहचाना इंडियन आर्मी के लोगों ने, कहा ये तो हमारे कॉलीग है। तो वो हमारे खुद जनरल कह जो अंग्रेज जनरल थे उनका नाम था जनरल बुचर, आपके यहाँ जनरल मैसर्वी भी थे, हाँ और वो जी अगर चले गए किसी, थे हाँ जी, बिल्कुल। उनके बाद जनरल ग्रेसी आए। आपको एक जरूर वाकया और याद होगा, उस समय गिलगिट में एक मेजर ब्राउन थे, जी उन्होंने खुद पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान की फौज आई नहीं थी, उन्होंने मेजर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को अरेस्ट किया, पाकिस्तान का झंडा वहां खुद चढ़ाया। मेजर विलियम्स ब्राउन है वो बाकायदा कुछ अरसा पहले ट्रांसफर करके आया। आपको मैं बताऊं, उसने एक बुक लिखी है गलगित रिबेलियन। हाँ वो जी कहता है कि जब गलगित स्काउट्स का वो हेड था, उस मेसन को रिप्लेस किया था, उसके कांटेक्ट थे वो गवर्नर कनिंगम से, जो केपीके का गवर्नर था, और ये जी। एक आपके कश्मीरी थे जो वहां जाकर खान बन गए थे, खान कयूम खान, जिसने अच्छा। अपनी किताब पर पाबंदी लगाई थी। वो वाणी, बारामूला का एक वाणी, वो थे। तो वो बाद में वहां जाकर खान अब्दुल कयूम खान बन गया, और वो केपीके का वो चीफ मिनिस्टर बन गया था। तो उन वो दिनों आप सिकंदर मिर्जा भी थे ना, इसके वो बाद में वो फ्रंटियर हाँ, प्रोविंस के गवर्नर थे, उनके साथ मिलके जिन्ना ने ये पूरा प्लान किया था कि कैसे। ये बहुत बड़ा प्लान है। लोग इसको कहते हैं कि यार ये ऐसे ही हो गया था, वो फलाने आ गए थे, पठान वान नहीं थे, ये पूरा पठान यार वो वजीरिस्तान के एक जाहिल पठान को, जिसको दूसरे गांव का रास्ता नहीं पता था, वो 400 मील दूर, 500 मील दूर जाकर कश्मीर का उसको क्या पता है। और वो ट्रकें लेके आए, ट्रक जो लेके उस आए, समय, हाँ, और मैसूर जो थे, जो वो ट्रक ड्राइवर्स थे, काफी उनके पास ट्रक हुआ करते थे, ये कराची से पेशावर, पेशावर से बंगाल ट्रक ग्रैंड ट्रंक रोड पे चलाया करते थे, वो लूट एग्जैक्टली। का माल ले जाने के लिए ट्रक लेके आए थे, उनको बल्कि लूटने के लिए बुलाया था। बल्कि उनको जब वहां मेजर जनरल खुर्शीद अनवर के बारे में हमारे एक सरदार अब्दुल कयूम साहब थे, उन्होंने मजाक लिखा हुआ है कि मेजर जनरल खुर्शीद अनवर साहब ये रेलवे के रिटायर्ड थे, वो स्काउट उसका वो कोई था, वो कोई महकमा था, तो उसके वो मेजर जनरल थे, फौज का कोई अलग महकमा था रेलवे का। तो वो उसने कहा कि इन्होंने नई नई शादी की थी, तो इनको किसी ने कहा कि ये जो कश्मीरी लोग हैं ना, तो ये अपने बादशाह को बाहर से बाकायदा पालकी में बैठाकर कश्मीर में ले जाते हैं। तो वो अपनी दुल्हन को भी लेके बारामूला पहुंच गया था उस रात, कबायली पठानों को साथ लेकर, और वहां 2 दिन इंतजार करता रहा, और उसको 3.5 लाख रुपए दिए थे पाकिस्तान ने कि ये तुम पठानों को देना। तो पठानों को किसी ने बता दिया कि ये पैसे इसने लाए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि तुम हमें पैसे दोगे तो अब हम श्रीनगर जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे श्रीनगर। तो वो उनको कहता है कि नहीं, वो असल में अंदर से तो वो वेट कर रहा था कि कश्मीरियों को डेलीगेशन आ रहा है मुझे लेने के लिए, जबकि कश्मीरी उस वक्त सख्त इनके खिलाफ हो गए थे। बल्कि खुद शेख अब्दुल्ला ने लिखा कि इतनी नफरत फैल गई पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर। तो वो अच्छा कहते हैं कि जी, तो वो मैं जी बात कर लूं कि वो कहता है कि जो ये जब वहाँ मेजर खुर्शीद अनवर वेट करता रहा अपनी नई दुल्हन को लेके, तो कोई नहीं आया, तो वो कबायली पठानों को कहता है कि पैसे सबके हैं, ये पूरे मिशन के पैसे हैं, सारे आपके नहीं है। तो वो रात को जब अंधेरा फैला तो अपनी बेगम को लेके चुपके से झाड़ी में गुम हो गया और फिर रावलपिंडी पहुंच गया। तो वो कहते हैं कि असल में ये हमारे इलाके के एक चमनकोट धीरकोट का एक इलाका है, ये हमारी तहसील का इलाका है, बिल्कुल उधर ये जो जहाँ से कोहाला पंजाब के साथ मिलता है ना, उस गांव के एक आदमी थे, अनवर शाह साहब उनका नाम था, वो बड़े होशियार आदमी थे। तो कहते हैं ये जो अनवर खान था ना, जो प्रेसिडेंट बना था कश्मीर का, ये वो था। तो उसने कहा, लेकिन ये मेजर खुर्शीद अनवर कहता है कि मैं हूँ प्रेसिडेंट, और मुझे जाकर महाराजा की कुर्सी पर बैठाओ श्रीनगर में, मैं बेगम लेके ओके आया हूँ, कोई कश्मीर नहीं सही आया। तो अच्छा ये एक इन्होंने बहुत बड़ा मजाक किया था, ये पूरा ब्रिटिश का प्लान था, और उसमें महाराजा हरि सिंह का वो लेटर भी शामिल है, जिन जो कबायली हमले से पहले जब रेड हो रहे थे, हमारे इनकर्शन हो रही थी ना बॉर्डर के अंदर से, तो उनने खत जी लिखा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कि भाई मेरी स्टेट के अंदर पाकिस्तान हमले कर रहा है,
तो उन्होंने कहा कि अब मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आपकी जो डिफेंस पैक्ट था वो खत्म हो चुका है, और गो के वो उसको कह रहा था कि भाई अब आप जान छोड़ो, आप जाओ इंडिया पाकिस्तान में। माउंट बैटन ने खुद लिखा है कि महाराजे को मैंने कन्विंस किया कि भाई इंडिया में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, तो वो कहता है कि मैं नहीं शामिल हो सकता हूँ, मेरी हिंदू पॉपुलेशन भी है, मुस्लिम भी है। तो वो अनडिसाइडेड था, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वहां से फिर ये मसला पैदा हुआ, और पाकिस्तान ने पहले एग्रीमेंट किया, फिर हमला किया, फिर कहते हैं जी मसला कश्मीर पैदा हो गया। जी, शेख अब्दुल्ला ने लिखा है कि माउंट बैटन ने महाराजा हरि सिंह को कहा कि आपकी मर्जी है, अगर आप समझते हो तो आप बेशक पाकिस्तान के साथ चले जाओ। इसी तरह से सरदार पटेल ने कहा कि अगर आप जाते हो पाकिस्तान की तरफ तो हम इसको अनफ्रेंडली एक्ट नहीं समझेंगे। अच्छा सुशील जी, ये बताइएगा, मेजर जनरल अकबर खान ने इस किताब में ये भी लिखा है कि महाराजा की जो एक्सेशन थी ना वो इनवैलिड थी, क्योंकि उसके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए थे, पुंछ में रिबेलियन हो गई थी, फलां जगह हो गई थी। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने एक एम्बेसडर साहब का इंटरव्यू किया था, वो कहते थे जी पटियाला के ट्रूप्स, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कि पटियाला के ट्रूप्स वहां आ गए थे, आरएसएस के जो है फाइटर्स वहां आ गए थे, ये भी कहा जाता है। तो आप कैसे देखते हैं इन आर्ग्यूमेंट्स को? देखिए, जहां तक उसकी लीगल स्टैंडिंग का सवाल है, आखिरी वक्त तक वो वहां का राजा था, महाराजा था। उसके खिलाफ कौन थे कौन नहीं थे ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। ही वॉज द सॉवरेन, आखिरी वक्त तक वो सॉवरेन था। इस बात को लॉर्ड माउंट बैटन ने खुद एक्सेप्ट किया है। ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके दस्तखत हैं ट्रीटी पर, एक्सेशन जो पेपर साइन हुआ है महाराजा के साथ। तो जब वो सॉवरेन थे भारत की तरफ से एज गवर्नर जनरल, महाराजा सॉवरेन थे कश्मीर की तरफ से, यहां तक कि जो पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया है वो भी महाराजा की तरफ से किया है। तो तीनों पार्टीज ने महाराजा को ही सॉवरेन तस्लीम किया है, और ऐसा कोई वक्फा नहीं आया बीच में जिसमें उन्होंने ये किसी ने भी ऐलान किया हो कि वी डोंट रिकॉग्नाइज महाराजा एज द सॉवरेन रूलर ऑफ कश्मीर। तो जहां तक पेपर्स की बात है, लीगल स्टैंडिंग की बात है, इस पर बातें हो सकती हैं। अब जैसे जूनागढ़ के नवाब भाग गए थे, पाकिस्तान भाग गए थे अपने 72 कुत्तों को लेकर, और भुट्टो साहब को अपना वहां पर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करके चले गए थे। वहां तो शाहनवाज भुट्टो साहब के फादर जो थे, फादर को, तो वहां तो साफ ये तो पता है कि भुट्टो साहब अपनी रियासत में नहीं है, और वो अपना एक पावर ऑफ अटॉर्नी देके चले गए हैं शाहनवाज भुट्टो को। तो वहां तो आप कह सकते हैं कि ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू साइन एनी एक्सेशन और डिसाइड ऑन बिहाफ ऑफ हिज रियासत। लेकिन ऐसा निजाम हैदराबाद के बारे में कहा गया। आखिरी वक्त तक, जब तक उस पर ऑपरेशन पोलो नहीं हुआ, वो तब तक वहां निजाम थे। और कश्मीर के महाराजा पर भी यही बात तय होती है। ये इश्यूज बाद में पता नहीं कौन कैसे कह रहा है और किस चीज को लेजिटिमाइज करने के लिए कह रहा है। अगर वो नहीं थे तो फिर सॉवरेन कौन था? मतलब वहां पर क्या किस तरह की केओस था, किस तरह की अराजकता थी कि मतलब वहां क्या था? एनार्की थी क्या? वॉज इट अ फ्री फॉर ऑल? ऐसा नहीं था, एक रूलर था जी। अच्छा जावेद साहब, हम कंक्लूड करते हैं इसको। ये बताइएगा कि जम्मू के मैसेकर की भी पाकिस्तान में बहुत बात होती है, तो मेरा ख्याल है यूसुफ सराफ साहब ने बड़ी डिटेल्ड बुक लिखी है ना, तो उन्होंने मेरे ख्याल में फिगर दिया है 20,000 से 25,000 तक लोग मारे गए जम्मू में। लेकिन हमारे यहाँ अखबारों में इधर उधर बहुत से लोग कहते हैं कि 2 लाख लोग मारे गए थे। तो उसमें क्या हकीकत है, और क्या जो रावलपिंडी में लोग मारे गए थे उनका कुछ असर हुआ इन फसादात पे बाद में, कि जो बहुत से लुटे पुटे जो रेफ्यूजीज थे वो वहां गए, उससे इश्तिआल फैला? क्या वजह थी इस कत्लेआम की? देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना जम्मू मैसेकर की, उससे पहले ये जो हमारा आजाद कश्मीर का इलाका है ना, ये जम्मू का वेस्टर्न इलाका है। इस इलाके में मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, और जो ईस्ट जम्मू के इलाके थे ना, ईस्टर्न जम्मू के, वहाँ हिंदू मेजॉरिटी थे। लेकिन आप अंग्रेजों को भी पढ़ें
एक अंग्रेज ने भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि वो ये कहता है कि ये लोग बिल्कुल एक ही हैं। ये ईस्टर्न जम्मू और वेस्टर्न जम्मू के लोग, इनकी बरादरियां, इनकी कास्ट, इनके सरनेम भी एक हैं। जिस तरह कश्मीर, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में शायद कश्मीरी मुसलमान और हम जम्मू के मुसलमान वाहिद दो कम्युनिटीज हैं। आज भी हम एक ही जैसे सरनेम लिखते हैं, हिंदू और मुसलमान। तो मैं देखता हूं कि मेरे दोस्त हैं कश्मीरी पाट, वो हिंदू भी पाटे हैं और मुसलमान भी हैं। तो ये बात जम्मू में भी है। मेरे अपने आधा जो हमारी बरादरी है वो हिंदू है, आधी मुसलमान है। तो बात यह है कि हमारे लोग, ये जो आजाद कश्मीर में पाकिस्तान ने किया ना, ये फौरन इनने इन्वेजन नहीं कराया, पाकिस्तान आर्मी ने या ब्रिटिश ने या कबायली फौरन नहीं आए। उससे पहले इन्होंने बाकायदा यहाँ बहुत अच्छा माहौल तैयार किया। जो भी इसके पीछे बैठा हुआ था ना, जो भी बड़ा सही वो माइंड था, वो ये सोचता था कि यहाँ से हिंदू मुसलमानों को कत्लेआम कराएंगे तो इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा ईस्टर्न, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जम्मू में, तो वो वहां से मुसलमानों को निकालेंगे। और यहाँ से ये जब मुसलमान हिंदू सिखों को निकालेंगे तो ये इलाके हमारे पास, लकीर उन्होंने मारी हुई थी रजौरी, पुंछ और ये मीरपुर और मुजफ्फराबाद के इलाके, और प्लस ये जो आज गिलगित बल्तिस्तान के इलाके पाकिस्तान के पास है, यही थी। सिर्फ रजौरी और पुंछ के इलाके इंडियन आर्मी ने इनसे छीन लिए थे, और ये बाकी इलाके भी छीनने वाले थे कि वो जिस तरह वो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है कि हमने साजिशें करके आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाके बचा लिए इंडियन आर्मी के 2 जनरलों से। तो ये बेसिकली इन्होंने क्या किया कि यहाँ जो हमारा एरिया है ना, ये बॉर्डर लगता है पंजाब के साथ, दरिया है, दरिया जेल, हम तो उसके पार चले जाएं तो उस वक्त इजाजतनामा लेकर बंदा इधर आता था, इजाजतनामा लेकर पंजाब में जाना पड़ता था। तो ये क्या करने लगे कि जो महाराजा के एहलकार थे ना, जिनको आप जेलदार, नंबरदार, चौकीदार कहते हैं ना, ये जम्मू हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में और ये जो पुंछ का जो तहसील सुदनौती है, उसके लोग क्या करने लगे कि ये पार जाने लगे मैरी के इलाकों में, और वहाँ इनकी मीटिंगें होने लगी। तो जो हमारी इंटेलिजेंस थी ना स्टेट की, उसने रिपोर्ट दी जम्मू कश्मीर आर्मी को कि कुछ आपके जो लोग हैं, ये आपकी गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये फ्रिक्वेंटली सरहद के पार जाते हैं और वापस आते हैं। तो उस वक्त चूंकि टेंशन बहुत थी और महाराजा की गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिव थी, ये खास करके जम्मू के सूबे में, कि ये कहीं पंजाब की वजह से यहाँ वो फ्लेयर अप ना हो जाए कम्युनल राइट्स। तो उन्होंने नहीं उनको छेड़ा, नहीं इन्वेस्टिगेशन किया। लेकिन बाद में एक रात को हमारे इलाके में नीचे वो जो प्लेन एरिया है मेन रोड के आगे, उसको जेलम वैली रोड कहते हैं, वहां एक दिन अपनी फौज पर लोगों ने अटैक किया रात के टाइम, शाम के टाइम। तो जब वो लोग, वो अटैक नाकाम हो गया और फौज ने उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो उनकी जब वहां इन्वेस्टिगेशन है तो उनने 60 बंदे उस इलाके से लेके पुंछ के दूसरे बॉर्डर एरिया तक, दरिया तक, उन्होंने कहा कि 60 ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो बाकायदा पार जाते। फिर उन्होंने कहा कि हम ये करने वाले हैं। अभी 2 महीने 3 महीने पहले की बात कह रहा हूँ, अभी हमला नहीं हुआ था। कश्मीर यानी वो पाकिस्तान हिंदुस्तान बन चुके थे। तो उसमें जब उनको पकड़ा तो उसी गांव के 2 फौजी भी थे जिसके ये बंदे पकड़े गए थे, तो उनको तो उनने कत्ल कर दिया फौज ने बाग किले में, हमारे शहर में। ये सारे 60 के 60 बंदूकों ने शूट कर दिया। और ये बाकी लोगों को, अच्छा वो इन्वेस्टिगेशन कर लेते पहले 2-3 माह पहले, तो शायद ये वाकई न होता। उससे ये हुआ कि तकरीबन 10-15 दिनों के बाद जो है वो कबायली इन्वेजन भी हो गया, और वो लोग जो पकड़े गए उनको उनने मार भी दिया। लेकिन इमीडिएटली जो बॉर्डर की तरफ जो फौज होती थी ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10-15-20 बंदे से ज्यादा टुकड़ी नहीं होती थी। लेकिन हमारे इलाके में एक हिंदू सिपाही ने उनको 4-5 घंटे उस पुल के ऊपर रोके रखा। उसका जब वो खत्म हो गया एमुनेशन, तब वो सारे इंटर हुए हमारे कोहाले के पुल से। फिर मुजफ्फराबाद की तरफ एक रास्ता जाता है, दूसरा इधर हमारे पुंछ की तरफ आता है। तो बात यह है कि ये बाकायदा पहले से ही इन्होंने, फिर उन्होंने फौजी दाखिल कर दिए जो ब्रिटिश आर्मी के अभी हाजिर सर्विस लोग थे, मीरपुर के, हमारे पुंछ के बहुत लोग थे फौज में ब्रिटिश।
उनको कहा कि तुम चले जाओ, और कुछ अर्ली रिटायरमेंट लेकर भी लोग आ गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये भी बहुत बड़ी आबादी थी, तो इनको महाराजा ने अपनी फौज में नहीं लिया था, ये भी डरे हुए बैठे थे कि किसी तरीके से हम कुछ करें, तो उसको उन्होंने हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। और जो ही ये कबायली आए तो ये सारे लोग भी उनके साथ शामिल हो गए, और सारे मिलकर जो है वो लूट मार करने लगे। और वो जो दीपा मेहता की एक किताब है, धुनी चंद मेहता मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर थे, उनकी बीवी ने एक बुक लिखी हुई है, उनको वहां कत्ल कर दिया गया था मुजफ्फराबाद शहर में। उनकी एक बुक है, वो हिंदी में लिखी थी उनने, बाद में इंग्लिश में भी आई थी, हमारे यहाँ उर्दू में ट्रांसलेट है, एक माँ की सच्ची कहानी। तो वो आप पढ़े, वो औरत तो घरेलू औरत है, उस डिप्टी कमिश्नर की, उसको वजीर वजारत कहते थे उस वक्त, उसकी बीवी है। आप उसकी दास्तान पढ़े तो आपको सारा नजर आ जाएगा कि ये इनने क्या किया, मीरपुर में किस तरह मासाकर किया गया। फिर ये बाकायदा, फिर ये जब यहाँ कत्लो गारतगरी शुरू हुई, तो फिर वो जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे ना, उन्होंने भी फिर वहाँ मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। और इसके पीछे था भी यही मंसूबा कि यहाँ से ये लोग, इनको निकाला जाएगा, मारा जाएगा, और वहां से उनको निकाला जाएगा, वो इलाके जो है वो हिंदुस्तान को मिल जाएंगे, ये जम्मू के इलाके पाकिस्तान को मिल जाएंगे। जी काफी वक्त भी हो गया है सुशील जी, मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ ये बहुत बात की जाती है कि जी कश्मीर में डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज किया जा रहा है, और 80,000 डोमिसाइल्स इफ आई रिमेंबर करेक्टली वो दिए गए हैं नॉन कश्मीरीज को। तो लेकिन डेमोग्राफिक बैलेंस अगर 5 साल में 2019 के बाद 80,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए, इसमें तो फिर बहुत बड़ा अरसा लगेगा डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज करने में। और 7 मिलियन मुसलमान है वहां पे तकरीबन, तो 7 मिलियन से ज्यादा हिंदू वहां बसाएंगे तो वो डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज होगा ना। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस डायरेक्शन में कोई पॉलिसी है या कोई डिसीजन मेकिंग है या इवन कुछ पेशरफ्त दिखाई पड़ रही है, बल्कि ऐसे बहुत से लोग जो इस बात के हामी हैं कि कश्मीर की डेमोग्राफी को उसके ओरिजिनल सूरत में रेस्टोर किया जाए। मतलब वैली में से जो हिंदू एक्सपेल किए गए, निकाल दिए गए, उनको तो कम से कम ले जाइए, वापस बसाइए, उनका तो हक बनता है ना। वो तो वहां पर एलियन नहीं है, वो तो डेमोग्राफी इम्पोज नहीं कर रहे, वो तो बल्कि वापस रेस्टोर हो रहे हैं, वो तक नहीं हो रहा है। तो दूसरों पे तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहां पर इतनी वायलेंस हो, इतनी हिंसा हो, इतना तशद्दुद हो कि आप चलते फिरते आपसे शिनाख्त पूछ ली जाए, आपसे कलमा पढ़ने को कहा जाए, और अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आपको गोली मार दी जाए। इन वारदातों के चलते कौन जाके वहां रह पाएगा, रहना चाहेगा? ये हालात तो किसी के लिए भी, कोई भी नहीं जा पाएगा वहां। मतलब वहां का अच्छा भला पढ़ा लिखा मुसलमान वहां से बाहर आ जाएगा कि मैं यहाँ पर ना बच्चों का मुस्तकबिल देखता हूँ, ना अपना मुस्तकबिल देखता हूँ, और ना ही एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी देखता हूँ। तो ऐसे हालात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा कुछ आप कर पाए। थैंक यू वेरी मच सुशील जी, थैंक यू जावेद इनायत साहब। I'm grateful to both of you. You have been very generous with your time.